मैंने एक ऐसा हीरा चुन के आप लोगों को पेश करने की कोशिश की है कि जो एक कमिटमेंट का आदमी है, निहायत इंसान शरीफ, 3 लाख से ऊपर उनके पेशेंट्स हैं, 20,000 से ज़्यादा उनके सीरियस ऑपरेशंस हुए हुए हैं कि 600 बेड का हॉस्पिटल बना दिया झारखंड में। माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर का कोई पेशा नहीं होता, सबसे बड़ा पेशा उसका क्या होता है? डॉक्टरी। उसका कोई मज़हब नहीं होता, उसका सबसे बड़ा मज़हब होता है डॉक्टरी, जिसका पूरा रिकॉर्ड आप गूगल पे जाके देख लें, कहीं आपको ज़र्रा बराबर भी कोई नुक्स नज़र आ जाए या कोई शिकायत नज़र आ जाए। मैंने एक ऐसा हीरा चुन के आप लोगों को पेश करने की कोशिश की है कि जो एक कमिटमेंट का आदमी है, निहायत इंसान शरीफ, और जहाँ तक उनके प्रोफेशन का ताल्लुक है, 3 लाख से ऊपर उनके पेशेंट्स हैं, 20,000 से ज़्यादा उनके सीरियस ऑपरेशंस हुए हुए हैं, कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, कोई भी मरला हो, फ्री इलाज करना, और यही सब बातें उन्होंने जहन में रखते हुए देखा कि मुझे कौम की खिदमत करनी है, लोगों की खिदमत करनी है। माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर का कोई पेशा नहीं होता, सबसे बड़ा पेशा उसका क्या होता है? डॉक्टरी। उसका कोई मज़हब नहीं होता, उसका सबसे बड़ा मज़हब होता है डॉक्टरी। यही दिमाग में रखते हुए उन्होंने क्या किया कि 600 बेड का हॉस्पिटल बना दिया झारखंड में। वो हॉस्पिटल तैयार है, ये इलेक्शन खत्म होगा तो उसका इनॉग्रेशन होगा इंशाल्लाह। एक आदमी जो क्रिस्टल क्लियर है, शफाफियत, कहीं उंगली नहीं उठा सकते आप। 47-48 साल की उम्र का एक आदमी, मैंने एक अच्छा इंसान पेश किया, मैंने अपनी टीम पूरी उतारी कि मैं नहीं लड़ सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि एक अच्छी टीम आए ताकि जो मेरे ख्वाब ये लोग पूरे करेंगे, जो मिशन है उनको पूरा करेंगे। अब इनके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी, सियासी बना दिया उसको। मेरे अजीज़ मेम्बरान, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की लड़ने के लिए मैंने कभी झूठ नहीं बोला, और मैं झूठ का सहारा लेके भी कभी इलेक्शन के लिए आपसे कहा नहीं। और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कभी मैंने वोट भी नहीं मांगा था कि मुझे वोट दीजिएगा। आप खुद ही वोट देते थे, क्योंकि आपने काम देखा होता 20 साल के अंदर जो किया। और मैं ये सोचा था कि इसकी एक्सपेंशन में जाना है। जो आज सेंटर आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर 4 चांद लगाना चाहता था मैं। तारीख के अंदर इसको मैं ऐसा बनाना चाहता था कि आपको भी हमेशा इस पर फ़ख्र रहे कि आप इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर हैं, और उसका फ़ोटो लेके साथ चले कि देखो मैं इसका मेंबर हूँ, ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है जिसकी एक तारीख है। इंशाअल्लाह। तो अच्छे आदमी को पेश करना, गुंजाइश नहीं है अच्छे आदमियों की यहाँ पे। मैं तो अपनी अच्छाई को भी बयान नहीं कर रहा आपसे, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर कोई भी गलत आदमी कदम रखे। अब आगे अल्लाह मालिक है, कोई कैसा निकलता है कैसा नहीं निकलता, किसी के माथे पे लिखा नहीं होता। लेकिन मैंने अपनी जानना में ये कोशिश की पूरी कि मैं ऐसे आदमी को पेश करूं जो आप लोगों की पूरी पूरी नुमाइंदगी कर सके, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की नुमाइंदगी कर सके, कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर सके, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर सके। वो सारे गुण हैं इनके अंदर, वो सारी क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर। एक एक आदमी को आप देख लीजिएगा, ये आपके सामने मौजूद हैं, देख लीजिएगा। हमारे वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं आए, आ गए हैं। कलीम साहब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाफिज मतलूब साहब जो हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इलेक्शन लड़ रहे हैं। जमशेद साहब नहीं आए हैं। 30 लाख रुपया कोर्ट में खर्च कर दिया
और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से उसका क्लेम कर लिया। ऑब्जर्वर साहब आए, एडमिनिस्ट्रेटर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिएगा, 10 लाख रुपये महीना वो बैठ के खर्च कर रहे हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर। पैसा आपका है, आप मेंबर बने थे, आपने फीस दी थी, सालाना फीस भी बहुत लोग देते हैं, आपका एक एक पैसा उसके अंदर लगा हुआ है, बेदर्दी से पैसा बहा दिया गया है। और क्या हुआ ऊपर से? अब साढ़े चार साल बर्बाद हुए, उसका कोई हासिल और रसूल नहीं। बल्कि इसी 4-5 साल के अंदर एक साहब ने अपने ज़्यादा दमखम दिखाने शुरू कर दिए, उनको समझाया भी, लेकिन वो आप से बाहर हो गए, उनको समझाया नहीं समझे। उस वक्त बोर्ड पूरा था, उसी बोर्ड ने फैसला किया इन साहब को इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से बाहर निकाल दिया जाए। मैंने उनको सेक्रेटरी तक बनाया, लेकिन वो शायद हवा में उड़ रहे थे कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मैं बैठूंगा, इस पर कब्जा कर लूँगा। मैं सरकारी नौकर हैं, हमने तो उनको इज्जत दी। कोविड आ गया तो इसलिए वो 4 साल 4.5 साल पूरे बर्बाद हो गए। और इसी टीम ने, जब उनको पता लगा सिराज कुरैशी तो है नहीं, इसलिए उसको दोबारा वापस ले लिया गया, जो जो कि गैर कानूनी है। आप लोग जीत के आओगे तो फिर इसका फैसला आप करोगे। उसके बाद इलेक्शन का टाइम आ गया, कोर्ट ने कहा इलेक्शन कराया जाए, अमेंडमेंट हुई नहीं, मेरी उम्र की बात खटाई में पड़ गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाएं। ऑब्जर्वर साहब को हुक्म दिया गया स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग के लिए। उन्होंने वो भी, जब कोर्ट ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये ऑर्डर किया तो वो मीटिंग बुलाई गई। और उस मीटिंग के अंदर भी इरेगुलरिटीज इतनी हुई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 75% जो है अटेंडेंस होनी चाहिए जब ये मीटिंग हो रही हो, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग, अटेंडेंस 75% होनी चाहिए। उन्होंने इसको मैनिपुलेट किया कि 75% जो है वो वोटिंग हो। आपने कहीं नहीं सुना होगा, यहाँ बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हैं, वकील बैठे हैं, कंपनियाँ चलाने वाले भी बैठे हैं, आप लोगों की भी एजीएम वगैरह होती हैं, तो क्या 100% अटेंडेंस 100% वहाँ पे क्या वोटिंग होती है? उस वक्त भी मैंने 55% वोट लिया, मुझे डिक्लेयर कर दिया गया कि आप हार गए। मैंने उसको भी मान लिया, मैंने कहा ठीक है, अगर सेंटर का भला इसी में होता है तो मैं इसको भी कबूल कर लेता हूँ। कहानी रुकी नहीं है अभी, इलेक्शन हो गया। अब इलेक्शन के अंदर क्या हुआ, जो ये 6 लोग बीओटी के थे जो कोर्ट वोट में गए, इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मना कर दिया। और ये 6 लोग जो हैं फिर एक टीम बना के इलेक्शन के लिए उतर गए। जब मैंने अपनी टीम उतारी, क्योंकि मैं लड़ नहीं सकता था। और आपका ये, मैं तो बहुत ही एहसान मानता हूँ अपने तमाम मेम्बरान का, जिन्होंने हमेशा मुझे चुन के भेजा। और अब मेरी टीम जो है मैंने उतारी, आपके सामने ये टीम बैठी है। डॉक्टर माजिद, वो अपने आप बताएंगे अपने बारे में। मैंने एक ऐसा हीरा चुन के आप लोगों को पेश करने की कोशिश